नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका स्वागत। कथा निधि चैनल पर आज हम एक लघु कथा सुनेंगे जिसका शीर्षक है सहायता। तो चलिए शुरू करते कहानी। सुरेखा के पिता घनश्याम जी साहू महू रेलवे स्टेशन पर तृतीय श्रेणी के कर्मचारी थे। सुरेखा का विवाह महू से लगभग 60 किलोमीटर दूर सनावद नगर में हुआ था। यातायात का साधन सुगम था। रेलवे के अलावा सड़क मार्ग से भी दोनों नगर जुड़े हुए थे। सुरेखा का पति अरविंद सनावद में ही एक सूत मिल में काम करता था। ससुर किसी कोऑपरेटिव बैंक से रिटायर हो चुके थे। दोनों ही परिवार मध्यम वर्गीय थे। धन की प्रचुरता नहीं थी, पर घर में अभाव भी नहीं था। सुरेखा के ताऊजी सनावद स्टेशन पर कार्यरत थे। उन्हीं के प्रयासों के कारण रिश्ते की बात चली थी और विवाह संपन्न भी हो गया था। अगले दिन सुरेखा पति के साथ ससुराल लौट रही थी। सुरेखा का दिल बल्लियों उछल रहा था। उसे याद आ रहा था कि जब वह मायके पहुंची थी और माँ से बातें कर रही थी। माँ से बोली थी वह, मम्मी वहां तो प्रेशर कुकर भी खराब है। कई बार रिंग निकाल कर सेट करो, तब जाकर भाप निकलनी बंद होती है। अच्छा, और हाँ, सीटी तो बजती ही नहीं। मटर छीलते हुए सुरेखा ने अपनी माँ से शिकायत की। चल, तू पहली बार ससुराल से मायके आई है, आज शाम को एक नया तेरी पसंद का प्रेशर कुकर दिलवा देती हूँ। माँ स्नेहलता उसे बड़े स्नेह से बोली। सुरेखा खुश हो गई। शाम हुई। माँ और छोटी बहन के साथ सुरेखा बाजार गई और अपनी पसंद से खुद के कपड़े, पति के लिए शर्ट पैंट के कपड़े और एक अच्छे ब्रांड का प्रेशर कुकर भी खरीद लाई। ससुराल पहुंचते हुए सुरेखा का दिल बल्लियों उछल रहा था। माँ के दिए हुए उपहार देख देख कर वह अपने आप को बड़ी गौरवान्वित महसूस कर रही थी। घर पहुंचने पर उसने सारा सामान घर पे दिखाया। सास प्रेशर कुकर के डिब्बे को देखकर पूछ बैठी, अरे ये क्यों खरीद लाई? हमने खरीदा नहीं है मम्मी जी, मेरी मम्मी ने दिया है। कहते समय सुरेखा के स्वर में गर्व का भाव था। अनुभवी सास जैसे माजरा समझ गई हो, बोली, इसे अभी निकालना नहीं, अरविंद से कहकर कुकर सुधरवा दूंगी। अगर फिर भी कुकर से संतुष्टि नहीं मिले तभी नया कुकर निकालना। उसी शाम प्रेशर कुकर को एक बर्तन दुकान पर भेजकर सुधरवा लिया गया। अब पुराने कुकर से प्रेशर लीक नहीं कर रहा था और वह यदाकदा सीटी भी बजाई देता था। 3 महीने बाद सुरेखा पति के साथ फिर मायके आई। मम्मी ने हालचाल पूछा। बातों ही बातों में माँ ने पूछ लिया कि किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना बेटी। और तो सब ठीक है मम्मी, पर वहाँ का गैस चूल्हा इतना कम फ्लेम देता है कि चाय बनाने में ही पसीना छूट जाता है। उसे सुधरवा कर भी देखा पर कोई फायदा नहीं। 8-10 दिन तक तो फ्लेम ठीक रहता है, फिर वैसा का वैसा ही। मम्मी मम्मी मिलिट्री कैंटीन से कोई अच्छा सा चूल्हा मिल सकता है तो दिलवाओ ना, कैंटीन में सस्ता मिल जाता है ना। घनश्याम जी के एक मित्र जो सेना में एक अच्छे पद पर कार्यरत थे, उनसे निवेदन करके घनश्याम जी ने एक गैस स्टोव सुरेखा के लिए मंगवा लिया। सुरेखा ने मूल्य चुकाना चाहा, पर घनश्याम जी ने मूल्य लेने से मना कर दिया। समझना पापा की तरफ से गिफ्ट है, कहकर उन्होंने टाल दिया। इस बार फिर सुरेखा गर्व से मस्तक ऊंचा किए ससुराल पहुंची। सास ने दरवाजा खोला था। सास की नजर गैस स्टोव पर पड़ी तो सास के पूछने से पहले ही सुरेखा बोल पड़ी, मम्मी जी, अपने चूल्हे से परेशान हो गई हूँ, इसलिए महू के मिलिट्री कैंटीन से मम्मी से कहकर चूल्हा मंगवाई हूँ। मैं तो पैसे दे रही थी, पर पापा ने देने नहीं दिए। इस बार सास कुछ नहीं बोली। शाम को काम से लौटने के बाद खुद अरविंद ने नया स्टोव किचन में लगाया। उस शाम का खाना नए स्टोव पर बनाया गया। साथ ही आज नया प्रेशर कुकर जो टांड पर रखा था उसे भी उतारा गया। फिर नए प्रेशर कुकर का उद्घाटन नए गैस स्टोव पर खीर बनाकर किया गया। बाद के दिनों में स्थिति ये थी कि सुरेखा जब कभी मायके जाती थी, अपनी माँ के सामने शिकायतों का पिटारा खोलकर रख देती थी। जरा जरा सी कमियां भी बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। माँ भी उन कमियों को रस ले लेकर सुनती थी। क्योंकि वे सब चीजें घरेलू उपयोग से संबंधित होती थी, ज्यादा महंगी भी नहीं होती थी, इसलिए माँ खुद बाजार से ला देती थी या पिता से मंगवा देती थी।
जैसे कैंची, मिक्सर ग्राइंडर, डिनर सेट जैसी कई चीजें वह माँ से सनावद लेकर आई। अब सास भी कुछ नहीं कहती थी। उन्हें भी लगता था कि कुछ ला ही रही है, देने तो जा नहीं रही। संपन्न माँ बाप की बेटी है, माएँ बेटियों को उपहार तो देती ही हैं। उन्हीं दिनों अरविंद को एक सेकंड हैंड बाइक पसंद आ गई। कीमत लगभग 40,000 रुपये तय ठहराया गया। अरविंद के पास मात्र 20,000 रुपये थे। कुछ पापा से, कुछ दोस्तों से लेकर खरीद लूंगा सोचकर अरविंद ने बाइक के लिए 10,000 रुपये बयाना दे दिया और 7 दिन के अंदर पूरी रकम देकर बाइक ले जाऊंगा का वादा कर आया। घर आया तो पता चला कि पिता अधिकतम 8,000 रुपये की मदद कर सकते हैं। शेष 12,000 के लिए वह इधर उधर भटका। मित्रों से फरियाद किया पर कहीं दाल गली नहीं। अंतिम विकल्प के तौर पर वह दानवीर ससुर को याद करने लगा। अगले ही दिन नव दंपति महू पहुंच गए। घनश्याम जी के सामने आने का प्रयोजन बताया गया तो अरविंद और सुरेखा दोनों का भ्रम जैसे टूटा। घनश्याम जी ने पैसा जुटा पाने में असमर्थता प्रकट की। बोले, 1,000-2,000 की व्यवस्था तो कर सकता हूँ, पर 12,000 की व्यवस्था तो मेरे लिए मुश्किल होगी। सुरेखा का दिल उदास हो गया। वहीं अरविंद को बयाने में दिए 10,000 रुपये डूबते हुए नजर आने लगे। बेटी दामाद आए थे, इसलिए उत्तम भोग का प्रबंध किया जाने लगा। पर अरविंद का मन ससुराल में लग नहीं रहा था। इंदौर से होकर लौटता हूँ कहकर वह वहां से निकल गया। महू इंदौर में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी थी। जल्दी लौटना कहकर सुरेखा ने उसे जाने दिया। दोपहर हो गई, फिर शाम भी ढल गई, पर अरविंद इंदौर से वापस नहीं लौटा था। जबकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक उसी शाम उन्हें सनावद लौटना था। सुरेखा बार बार घड़ी देख रही थी। उसका मन भी विचलित होने लगा था। मन में तरह तरह के ख्याल उमड़ रहे थे। कोई अनहोनी न हो गई हो सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटी के आगमन से माँ का उल्लसित मन अब मलिन होने लगा था। दिमाग में एक ही बात आई कि पैसे के कारण जमाई राजा नाराज तो नहीं हो गया है। बेटी को लेकर एक पीसीओ में पहुंची और अरविंद के पड़ोस के एक घर में, जहां पीएनटी टेलीफोन कनेक्शन लगा था, फोन लगाया गया। फोन सुनने अरविंद ही आया था। फोन पर अरविंद की आवाज सुनकर सुरेखा फफक पड़ी। मैं यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ और आप सनावत पहुंच गए। सुरेखा बड़ी मुश्किल से बोल पाई। क्या करता महू में रुककर? इंदौर दोस्त के पास गया था पैसे के जुगाड़ में। वहां भी इनकार सुना तो सनावद ही लौट आया। बाइक वाले से बयाना लौटाने को बोलूंगा। अगर लौटा दिया तो ठीक है, नहीं तो 10,000 रुपये गए पानी में। अब मैं कैसे आऊं? मर्जी तेरी, जैसे आना हो आना, न मर्जी हो तो मत आना। अरविंद का रुष्ट स्वर बिजली से गिरी सुरेखा के ऊपर। कई पलों तक अपने कानों पर उसे यकीन नहीं हुआ। ये क्या बोल रहे हो तुम? वही जो सुन रही हूँ, कहकर अरविंद ने फोन रख दिया। सुरेखा जाने कितनी ही देर तक फोन हाथ में लिए हेलो हेलो करती रही। आंखों से अश्रुधारा वेग पूर्वक बह निकली। क्या हुआ? क्या हुआ? माँ आश्चर्य मिश्रित स्वर में बोली। सुरेखा थोड़ी देर तक रोती रही, फिर अटक अटक कर पूरी बात बताई। घर में जैसे कोहराम मच गया हो। अरविंद और उसके पूरे खानदान को कोसा जाने लगा। गालियां दी गई। भिकमंगों के परिवार में बेटी ब्याह दी गई जैसी बातें भी कही गई। क्रोध जब कम हुआ तो मशवरा करने की बारी आई। 12,000 रुपए घनश्याम जी के लिए 3 माह के वेतन के बराबर थे। सहज से व्यवस्था करना संभव नहीं था, पर असंभव भी नहीं था। 3 दिन बाद कुछ बैंक से निकालकर, कुछ मित्रों से उधार लेकर वे 12,000 रुपए इकट्ठा करके और पीड़ित मन से बेटी को लेकर समधियाने पहुंचे। अरविंद के माता पिता को इस संदर्भ में कुछ भी मालूम नहीं था। वे तो सोच रहे थे कि सुरेखा के माता पिता का मन कर आया होगा कि बेटी को कुछ दिन अपने पास रख लें। इसलिए अरविंद सुरेखा को मायके छोड़कर अकेला लौट आया। अरविंद से जवाब तलबी भी की गई। अरे मैंने कौन सा दहेज मांगा है? उधार चाहिए था। जैसे ही मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे मैं वापस कर दूंगा। अरविंद छूटते ही बोला था। घनश्याम जी चुपचाप सुरेखा के हाथ में रकम देकर दामाद से कोई सवाल जवाब किए बिना अपने बड़े भाई साहब के घर चले गए। अंत तक वे समझ नहीं पाए थे कि रुपए की मांग के पीछे समधि समधन का भी कोई इच्छा था क्या या नहीं। ऐसे 3 साल गुजर गए, न रकम वापस आई न मांग ही की गई। घनश्याम जी ने फिर भी शुक्र मना लिया।
समझ लिया कि दहेज में कोई कमी रह गई थी जो इस 12,000 रुपयों से पूरी हो गई। तभी एक दिन पता चला कि अरविंद जिस कॉटन मिल में काम करता था वह बंद हो गई है। कर्मचारियों को एक निश्चित रकम सौंपकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। सुरेखा इस दरमियान एक बच्चे की मां बन चुकी थी और पुनः गर्भ से थी। अरविंद एक दिन पत्नी और बच्चे के साथ मोटरसाइकिल से ससुराल आया और प्रीतमपुर, जो महू से कुछ ही किलोमीटर दूर था, नई नौकरी की तलाश में भटकने लगा। लगभग 20 दिन तक भटकने के बाद एक दिन अरविंद ने कहा कि कहीं ढंग की नौकरी मिल ही नहीं रही है। सोच रहा हूँ कि नौकरी ढूंढने में समय बर्बाद करने के बजाय अपना खुद का कोई कारोबार शुरू करूं। अगर 50,000 की मदद मिल जाए तो मैं खुद का काम शुरू कर सकता हूँ। पिछली रकम तो वापस हुई नहीं और 50,000 फिर से। मानो अरविंद के मुंह से बोल नहीं फूटे हो, बम का गोला दागा गया हो। सास एकदम से बोल पड़ी, जमाई राजा, वो 12,000 ही बड़ी मुश्किल से चुकाए हैं हमने, और आपकी साली की शादी में भी खूब खर्च हुआ है हमारा। इस बार हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दो टूक जवाब सुनकर अरविंद कुछ नहीं बोला। सुरेखा अरविंद के प्रति आशंकित थी कि कहीं इस बार फिर। उस शाम अरविंद ने कुछ नहीं किया, चुपचाप खाना खाया, खामोशी से रात गुजारी और अगली सुबह जाता हूँ किसी और जगह काम देखने कहकर अच्छे से तैयार हुआ, नाश्ता किया और अपना बायोडेटा वाली फाइल की बैग लेकर बाइक से चला गया। उस रोज वह वापस नहीं लौटा। रात हो गई और जब वह वापस नहीं लौटा तो सुरेखा ने ससुराल के पड़ोस में फिर फोन किया। मां से पता चला कि अरविंद सनावत भी नहीं लौटा है। आखिर वो गया कहाँ? 2 दिन गुजर गए। मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। थाने पर दरियाफ्त की गई, कहीं एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया है, पर कुछ पता नहीं चला। 5वें दिन अरविंद बिना किसी पूर्व सूचना के मैले कुचले हालात में महू पहुंचा। बिना किसी से कोई बातचीत किए सीधे बाथरूम में घुस गया और नहा धोकर बाहर निकला। नाश्ते के दौरान उसने बताया कि इन 5 दिनों में वह इंदौर, उज्जैन, धार में नौकरी की तलाश में खूब भटका है। कहीं भी कैसा भी काम नहीं मिला है, इसलिए एक दोस्त के साथ ग्वालियर भी काम की तलाश में ही जा रहा है। बाइक वह इंदौर में दोस्त के घर छोड़ देगा और अपना कपड़ों वाला बैग लेकर वह घर से निकल गया। सुरेखा भारी मन से अरविंद को विदाई दे रही थी। पिछले 5 दिनों में उसकी आंखों से अविरल आंसू की धारा बहती रही थी। आजीविका का प्रश्न न होता तो वह अरविंद को अपनी आंखों से ओझल न होने देती। अब तो मायके में रहना भी उसे कठिन और अपमानजनक लगने लग रहा था। माता पिता उसे कुछ कहते तो नहीं थे, पर माता पिता की आंखों में छाई उदासी स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। अरविंद को गए 3 ही दिन हुए थे कि सुरेखा को उसके ताऊ से पता चला कि अरविंद तो पहले दिन ही सनावद आ गया था, यानी ग्वालियर जाने की बात झूठी थी। सुरेखा जैसे आसमान से गिरी हो। घर में कोहराम तो मचना ही था, सो मचा। घनश्याम जी अगली सुबह सुरेखा और बच्चे को लेकर सनावद रेलवे क्वार्टर में रह रहे अपने बड़े भाई के घर पहुंचे। बड़े भाई को आरंभ से एक एक बात बताई। पूरी बात सुनकर बड़े भाई मोहन जी ने निश्वास भरकर कहा, सारी गलती तुम लोगों की है। क्या मतलब? तुम लोगों ने बच्ची की शादी करने के बाद भी उसके जीवन पर नियंत्रण चाहा। ये तो नादान है, कम अक्ल ना समझ है। इसे घर गृहस्थी के बारे में क्या अनुभव? पर तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को तो समझदारी दिखलानी चाहिए थी। क्यों बेटी के ससुराल की कमियां जानने के लिए उत्सुक रहती थी? कौन सा घर है जहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, 100% परफेक्ट है? कैंची खराब है, प्रेस खराब है, गैस चूल्हा खराब है, प्रेशर कुकर खराब है, मिक्सर ग्राइंडर खराब है, तो तुम लोगों ने बाजार से खरीद दिया। अब उस लड़के का भाग्य खराब है, उसका समय खराब है, तो नया भाग्य, नया समय खरीद दो। मोहन जी पल भर के लिए रुके, फिर बोले, घनश्याम, जब उन्हें तुम्हारी सौगातों की जरूरत नहीं थी तब तुम जबरन वे सौगातें उन पर थोपते रहे। अब उसे वाकई मदद की जरूरत है, तब तुम अपनी पीठ दिखा रहे हो, मदद करने से इनकार कर रहे हो। मैं क्या करूं? मेरे पास इतना पैसा कहाँ है? मैं ये नहीं कहता कि तुम कर्जा लेकर उसकी मदद करने की कोशिश करो या सहायता करने के लिए कर्जा उठा लो।
चाहो तो भी नहीं कर सकते। पर सच ये है कि उनके दाढ़ में लहू तुमने ही चखाया है। झूठी उम्मीदें तुम्ही ने जगाई है। तुमने बेटी के कहने पर वे छोटी बड़ी चीजें न खरीदी होती तो लड़के को तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं होती। असल में लड़का तुम्हें कारों का खजाना समझ बैठा है और तुम्हारी बेटी भी जमीनी हकीकत से दूर है। ये बच्चे किसी चीज की फरमाइश करते समय भूल जाते हैं कि माता पिता कैसे घर परिवार मैनेज करते हैं, कैसे एक एक चीज जुटाते हैं। अब क्या करें? अब सबके लिए यही अच्छा है कि सुरेखा स्वयं बच्चे के साथ जाए और खुद सब कुछ मैनेज करे। तुम पहली गाड़ी से वापस महू लौट जाओ। अगर मन नहीं माने तो यहीं मेरे घर में रहो। अभी सुरेखा के साथ उसके ससुराल में जाने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि उन्हें तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम सनावद आए थे। पता नहीं वे लोग सुरेखा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। बेवकूफ मत बनो। क्या कभी सुरेखा ने सास ससुर के बारे में ये कहा कि वे सुरेखा के साथ दुर्व्यवहार करते हैं? घनश्याम, मैं निजी रूप से अरविंद के माता पिता को जानता हूँ। वे बड़े नेक लोग हैं। अरविंद ने बेवकूफ़ी की। अगर अरविंद ने बेवकूफ़ी की भी है तो इसमें उसके माता पिता का क्या दोष? अगर वे लालची लोग होते तो मैं खुद रिश्ते के लिए इनकार कर देता। घनश्याम जी प्रतिवाद करना चाहते तो थे, पर बड़े भाई की बातों की अवहेलना न कर सके। मोहन जी ने कमरे में सुरेखा और अपनी पत्नी को बुलाया, कुछ सवाल जवाब किए, फिर कुछ बातें समझाई और एक ऑटो बुलवाकर सुरेखा को ससुराल के लिए रवाना कर दिया गया। सुरेखा के लिए दरवाजा उसकी सास ने खोला था। पुत्र वधू एवं पोते को देखकर वह चौंकी। बोली, कैसे आई? आई तो ट्रेन से ही थी। स्टेशन के बाहर ताई जी मिल गई थी। उन्होंने जिद की तो थोड़ी देर के लिए उनके घर जाना ही पड़ा। संयोगवश अरविंद उस समय घर पर ही था। सुरेखा से नजरें मिला पाने का ताव न ला सका। नजरें चुराता हुआ अपने बच्चे के साथ खेलने लगा। सास के व्यवहार से यही ज्ञात हुआ कि वह सारे मसले से अनभिज्ञ है। सुरेखा को लगा कि अच्छा ही हुआ कि ताऊ जी की बात मानकर पिताजी साथ नहीं आए थे। भेद खुलता तो अरविंद या तो शर्मिंदा होता या भड़क कर कोई और बेवकूफी करता। रात हुई। अरविंद बड़ी हिम्मत करके कमरे में गया। सुरेखा को इसी पल का इंतजार था। बेटा सो चुका था। एक बात पूछूं? सुरेखा के मुंह से निकला। सॉरी। तुमसे सॉरी नहीं सुनना मुझे। मैं तो एक बात जानना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? दिल की रानी तो हो ही नहीं सकती। अगर होती तो तुम्हारे दिल में रहती। अर्धांगिनी भी नहीं समझते। अगर समझ रहे होते तो मुझे छोड़कर भागते नहीं। दासी समझते तो चरणों में जगह दे देते। कह तो रहा हूं ना कि सॉरी। मैं भी कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। कहते हैं कि पति पत्नी का जीवन साझे का होता है। सुख हो दुख हो, खुशी हो विषाद हो, दोनों को बराबर बराबर झेलना पड़ता है। कभी सोचा है कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उस पर तब क्या बीतती होगी जब मैं बार बार रोती हूँ? तुम मुझ पर ही नहीं, इस बच्चे पर भी जुल्म कर रहे हो जो अभी जन्मा भी नहीं है। मेरी नौकरी छूट गई है, अरविंद कातर स्वर में बोला। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी नौकरी कभी लगी ही नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सोच रही हूँ कि अभी 3 महीने ही तो हुए हैं, क्यों न इस गर्भ को। नहीं नहीं नहीं। मंतव्य समझकर अरविंद के मुंह से चीख सी निकल गई। सुरेखा के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान रेंग कर रह गई। माय डियर हब्बी, अपने बच्चे के बारे में सिर्फ बुरा सुनकर कितनी पीड़ा हुई। उस बच्चे के खिलाफ जिसकी तुमने शक्ल भी नहीं देखी है, जिसे दुनिया में आना भी अभी बाकी है। फिर सोचो मेरे पापा को कैसे लगता होगा जब मैं खून के आंसू रोती हूँ। सुरेखा प्लीज मुझे जूते मार लो पर जलील मत करो। प्लीज वादा करो कि मर्द बनोगे, हर दुश्वार का सामना करोगे, भगोड़े की तरह भागोगे नहीं, कभी पलायन नहीं करोगे। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं ठेले पर सब्जी बेच लूंगा, चाय की टपरी खोल लूंगा, पर तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। कुछ भी करो, अब मैं भी 2 पैसे कमाने की जुगत करूंगी। बस 2-3 साल की बात और है। छोटा बच्चा भी जब दूध छोड़ देगा या छोड़ देगी तब मैं भी तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारा साथ दूंगी। अब रही बात पूंजी की, तो मेरे गहने प्रस्तुत है। अब फिर जूते मार रही हो तुम? नहीं, हरगिज नहीं। सिर्फ रास्ता बता रही हूँ। हम अभी भी बिल्कुल हेल्पलेस नहीं हुए। अरविंद ने सुरेखा को जज्बात के आवेग में आलिंगन में भर लिया।
दोनों की आंखें आंसुओं से सराबोर थी। गर्भ में पल रहे अभिमन्यु का तो पता नहीं, पर उसका बड़ा भाई पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।